YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। बजट पेश किया गया है वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की तरफ से। इस अंतरिम बजट को लेकर किस तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों की आएंगी वो देखना होगा, लेकिन सरकार ने यह कहा है, बार बार यह कहा है कि हम सबका साथ सबका विकास लेकर काम करते हैं और इस बजट में भी उसी बात का ख्याल रखा गया है। खजाना खुल गया है और इस खुले हुए खजाने से कितना फायदा आने वाले वक्त में हरियाणा की आवाम को होगा ये देखना होगा, और साथ ही जिन विभागों के लिए प्रावधान किया गया है बजट में वो कितने खुश होंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय उनका तारुफ आपसे कराता हूं। हमारे साथ पंकज गुप्ता जी हैं, बजट एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ नरेंद्र शर्मा जी हैं, वित्त एक्सपर्ट हैं। नीलम चौधरी बीजेपी से हमारे साथ हैं। मार्केट एक्सपर्ट के लूथरा साहब हमारे साथ हैं। सतपाल कौशिक साहब कांग्रेस से हमारे साथ हैं। दिलबाग नैन साहब जेजेपी से हमारे साथ हैं। व्यापार मंडल के चेयरमैन बजरंग दास गर्ग साहब हमारे साथ हैं और इनेलो से सतवीर सैनी साहब हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम खास मेहमानों का। मैं आपसे शुरुआत करता हूं, शुरू से यहीं से। किस तरह का रहा ये बजट? सरकार ने तो दिखाया है कि बहुत कुछ हमने किया है, हर वर्ग का ख्याल रखा है, हर चीज में बढ़ोतरी की है। देखिए, मैं एक दो चीज़ें आपके सामने लाना चाहूँगा एज एक्सपर्ट। जो ये बजट आया है, गवर्नमेंट पिछले जो 4.5 साल का जो गवर्नमेंट का कार्यकाल रहा है, तो वित्त मंत्री जी ने मेनली उसके ऊपर कंसंट्रेट करने की कोशिश की है कि क्या किस तरह का उनका प्रबंधन रहा है। 2-3 चीज़ें जो उल्लेखनीय बताई है कि जो हरियाणा की जो जीडीपी जीएसडीपी है वो जो नेशनल जीडीपी है उससे 1% ज़्यादा है। हरियाणा की जो ग्रोथ हुई है वो 8.2% के हिसाब से हो रही है, जबकि नेशनल जीडीपी ग्रोथ है 7.2% है। दूसरी चीज़ जो उन्होंने बताई है कि जो पर कैपिटा इनकम है जो हरियाणा की, वो लगभग 1,68,209 रुपये प्रति व्यक्ति है, जबकि नेशनल आय ये 91,921 रुपये है। लगभग पिछली बार से 34% का जो 2013-14 से जब से ये गवर्नमेंट आई है इसमें इजाफा हुआ है। तीसरी चीज़ उन्होंने जो बताई है कि क्रिसल जो अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने कंफर्म किया है कि जो जीडीपी जो हरियाणा की है वो सिर्फ 2 स्टेट ऐसे हैं जिनकी जीडीपी नेशनल जीडीपी से ज़्यादा है, उसमें हरियाणा भी एक है। इसके अलावा जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को एलोकेशन है इस गवर्नमेंट में बढ़ाया गया है। एग्रीकल्चर में लगभग 5% का एलोकेशन बढ़ाया गया है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो अपना आपका एजुकेशन सेक्टर है उसमें प्राइमरी सेक्टर में एजुकेशन लगभग 9.5%, 9.3%, हायर एजुकेशन में 17.1%, स्किल डेवलपमेंट में 10.1%, हेल्थ के अंदर लगभग 12.5% और खेलों के अंदर 13.9% बढ़ाया है। हाँ जी, इसके अलावा जो 1-2 जो पॉपुलर स्कीम्स देने की कोशिश की है, जैसे कि लड़कियों के लिए 12वीं तक की 9वीं से लेकर 12वीं तक की लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा फ्री की गई है। तो इस तरह की है, पर बाकी ओवरऑल जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो विभिन्न बात पूछ लेता हूं, कितने नंबर देंगे 10 में से? देखिए, चुनावी बजट की हम उपेक्षा कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि बड़ी पॉपुलर स्कीम देंगे, पर ऐसा कुछ लगा नहीं है और मैं 10 में से लगभग 7 नंबर दूंगा। नरेंद्र जी, आपकी क्या राय है इस बजट पर? पहली प्रतिक्रिया। तो देखिए, जैसे ये सरकार का अंतिम बजट था तो एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही है, पर इसमें मैं इसकी एक सराहना करना चाहूँगा कि बहुत सारी नई स्कीमें लाने की बजाय इन्होंने जो पुरानी स्कीमें चल रही थी उन्हीं पे ज़्यादा अपना जोर दिया है। उन्हीं के लिए अपनी एलोकेशन जो 2018 के बजट में भी थी उन्हीं के लिए अपनी एलोकेशन को जारी रखा है। तो ऐसा नहीं है कि अपना इलेक्शन से पहले आखिरी बजट था तो नई स्कीमें लेके लोगों को लुभाने की कोशिश की है। उस तरीके से करने की बजाय हर एक सेक्टर को जो पिछले बजट में भी था सब में एलोकेशन को बढ़ाया गया है। तो बढ़ाया गया है। व्यापारियों के लिहाज से अगर हम बजरंग जी इस बजट को देखें, व्यापार की अगर बात की जाए तो व्यापारियों की बहुत सारी शिकायतें होती हैं और खासतौर से व्यापारियों का ख्याल रखा जाता है बजट में, कैसा रहा? इस बजट के अंदर प्रदेश के व्यापारी व उद्योगपतियों को पूरी तरह से निराशा हाथ लगी है। हमें उम्मीद थी यह सरकार का अंतिम बजट है और चुनावी बजट है, प्रदेश के व्यापारी व उद्योगपतियों को ज़्यादा सुविधा मिलेगी और प्रदेश के अंदर व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार काम करेगी। हर प्रदेश की तरक्की व्यापार व उद्योग पर निर्भर करती है। बड़े अफसोस की बात है, इस बजट के अंदर व्यापारी के लिए कुछ भी नहीं लिखा।
₹1 की सुविधा, बहुत सारी बातों का जिक्र किया, वो कुछ नहीं, कोई जिक्र नहीं। जिक्र क्या है? जीएसटी में हमने रियायतें दे दी, जबकि इनके हाथ में जीएसटी है ही नहीं। जीएसटी के अंदर प्रदेश की जनता को लूटने का काम किया है। जिन वस्तुओं पर टैक्स नहीं था, जीएसटी के तहत अपना आटा, चीनी, खेती में उपयोग आने दवाइयां, खाद, धूप अगरबत्ती, अनेकों आइटमों पर जीएसटी लगा दिया गया। जिन वस्तुओं पर 5% बैठ कर हुआ करता, आम उपयोग में आने वाली वस्तुओं पर 18 व 28% जीएसटी लगाकर जनता की जेबों में डाका डालने का काम केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार ने किया है। और मैं बड़े चंबे से सोच रहा हूं किस प्रकार सरकार देश के अंदर बेरोजगारी कम करेगी, खत्म करेगी। देश में बेरोजगारी खत्म करने में और कम करने में सबसे ज्यादा सहायक कोई है, मेरा देश का व्यापारी है, उद्योगपति है। ठीक है सर। और अभी वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उसके बाद फिर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। अब सुन लेते हैं कि फिलहाल अब क्या कह रहे हैं वो। कोशिश की है, स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की है, उसको स्ट्रेंथन और स्टेबलाइज करने की कोशिश की है। जो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट, उसको स्ट्रेंथन और स्टेबलाइज करने का हर बजट के अंदर हमने कोशिश की है। सरकार के कार्य प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी हमारी प्रायोरिटी रहा है और हर साल हम उसमें आगे बढ़े हैं। और इन सब को करते करते तीसरा जो बिंदु है वो है कि आर्थिक उन्नति के साथ साथ जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के लिए जो हमें एडिशनल रिसोर्सेज जुटाने हैं, उसमें ना तो कर के कारण से आम व्यक्ति को कोई तकलीफ हो, और जो लोन और डेट जो रेज करना है वो भी एफआरबीएम की लिमिट्स के अंदर हो, और डेफिसिट के पैरामीटर्स को हमने अच्छी तरह से मीट किया है। मीट नहीं किया बल्कि अभी भी इतना स्पेस है कि हमें पर्याप्त स्पेस उसमें रखा है कि भविष्य में भी हरियाणा प्रदेश का जो डेट का जो रेजिंग की, जो बोरोइंग की कैपेसिटी है, वो इसी प्रकार से बनी रहे। इस बार जो जैसे हर साल हमने किसी न किसी विषय को आगे बढ़ाया, तो इस साल हमने कुछ प्रायोरिटी एरियाज हमने इस साल भी डिटरमिन किए। उनमें सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कि जो पूरे भारत के बजट में प्रधानमंत्री जी ने जो किसानों के लिए जो एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना को जो उन्होंने घोषणा की है, उसी को किसानों को और अधिक राहत देने के लिए या और उनको सहयोग हरियाणा सरकार की तरफ से भी करने के लिए, और किसान के साथ साथ में जो किसान का खेतीहर मजदूर है, उसका सीरी साझी है, जो काश्तकार है, और उसके साथ साथ गांव में रहने वाला कमेरा वर्ग दस्तकार है, शिल्पकार है। तो किसान और असंगठित क्षेत्र जो भारत सरकार की दोनों स्कीमें हैं, उसके अतिरिक्त हमने हरियाणा की तरफ से भी इन किसान, कमेरे, दस्तकार, शिल्पकार वर्ग के लिए इन्हीं योजनाओं को और अधिक विस्तार देने के लिए 1500 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। ये 1500 करोड़ रुपए की राशि से हम जो भारत सरकार की योजना है उसमें अपनी तरफ से एडिशन करेंगे, और उन योजनाओं की डिटेल्स वह बहुत जल्द ही हम आपसे शेयर करेंगे। आज तो ये है कि उसको हम ऐड कर रहे हैं, टॉप अप कर रहे हैं। तो 1500 करोड़ रुपए धरती आज खत्म नहीं होने वाली है। आज की खबर तो बहुत है, आगे भी आपको खबर का मौका देंगे। आपको कोई सुझाव हो तो आप 1-2 दिन हमें और दे सकते हो। अभी ये पेंशन होगी या सोशल सिक्योरिटी स्कीम की तरह? पेंशन इज पार्ट ऑफ अ सोशल सिक्योरिटी मेजर। तो आप आज इस तरह ही इस चीज़ को, मैंने जो बजट में कहा है कि जो अपनी स्पीच में कहा है कि 1500 करोड़ रुपए का प्रोविजन। देखिए, हमारा सरकार के तौर तरीके में और पहले के तौर तरीके में अंतर है। पहले घोषणा करते थे स्कीम की, प्रावधान नहीं होता था।
हमने प्रावधान कर दिया है, स्कीम की घोषणा बाद में कर देंगे। यह एक मौलिक परिवर्तन है। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया, ये महत्वपूर्ण सवाल आपका है। ये 1500 करोड़ रुपए शुद्ध तौर पर हरियाणा की तरफ से, हरियाणा के खजाने से किसान और कमेरा वर्ग के सोशल सिक्योरिटी कवर को प्रदान करने के उद्देश्य से, उसका वर्तमान और उसका फ्यूचर सुरक्षित करने की दृष्टि से ये 1500 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक प्रावधान इस बजट में किया गया है, जो हरियाणा के इतिहास में कभी नहीं हुआ। एक मुश्त किसी भी वर्ग के लिए आज तक इतना बड़ा, एक साल में इतनी बड़ी राशि का प्रावधान हरियाणा के इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो अभी तो बजट की, तो एक्सक्यूज मी प्लीज अंडरस्टैंड, क्या ओनली ब्रीफिंग व्हाट आई हैव स्टेटेड इन द बजट, आई कांट गो बियॉन्ड व्हाट आई हैव स्टेटेड इन द बजट। आप कर लो, कंप्लीट कर लो पहले। हाँ जी, पर हम जो भारत सरकार ने मैंने आपको बताया सम्मान निधि जो योजना शुरू की है, हम उसमें इसको ऐड करेंगे या इसका, जैसे हमने क्योंकि कुछ सेंटर की स्कीम होती है उसमें हरियाणा की तरफ से ऐड कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि जो भारत सरकार ने किसानों के लिए और असंगठित क्षेत्र के लिए जो योजनाएं दी हैं, उन योजनाओं से और भी अतिरिक्त हरियाणा की तरफ से हम भी किसानों के लिए, कमेरा वर्ग के लिए, दस्तकार शिल्पकार के लिए, असंगठित क्षेत्र के लिए हम भी उसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा की और उसके अतिरिक्त और बेहतर उसमें जोड़ने वाला योजना को बनाने के लिए प्रावधान पहले कर दिया है 1500 करोड़ रुपए का, और उस योजनाओं की जो डिटेल हैं वो हम आपको जल्द ही देंगे। एक मिनट, पूरा कर लो जी, पूरा कर लो आप। भारद्वाज जी, एक मिनट, लेट ऑनरेबल मिनिस्टर फिनिश इट अप। उसके बाद कर लेंगे। फ्लोर विल बी ओपन फॉर क्वेश्चंस। बस आई थिंक लेट हिम फिनिश फर्स्ट प्लीज। जो आप जिस चीज़ को आप कहना चाह रहे हैं ना, कि मैं उस चीज़ को स्पष्ट कर चुका हूँ, तो इवन इफ यू प्रॉड, आई डोंट हैव दैट आंसर नाउ। You must understand this. If you ask a question 3 times, 4 times, it doesn't mean that the answer will come somewhere. It is hidden somewhere. So please understand and appreciate this. बहुत अच्छा आपने कहा, इसको नाम भी देंगे और इसकी डिटेल्स भी देंगे। तो प्लीज अलाउ मी टू कंटिन्यू नाउ। प्लीज अलाउ मी टू कंटिन्यू नाउ। प्लीज अलाउ मी टू कंटिन्यू नाउ। धन्यवाद सर। दूसरा जो हमने, कि जो रोजगार सृजन के संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, कि आपने देखा होगा जो रोजगार विभाग है, जो पिछले 3-4 साल में हमने सक्षम योजना के माध्यम से हजारों नौजवानों को न केवल हमने उनको मानदेय दिया है, और बल्कि उनकी स्किलिंग और अपस्किलिंग का भी काम किया है। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उन्होंने एक बात का जिक्र किया, बहुत सारी बातों का जिक्र किया। एक बात यह थी कि हमने एक नई शुरुआत की है, कि हमने प्रावधान पहले कर दिया बजट में, योजना बाद में बनाएंगे, ये भी एक अच्छी शुरुआत है। इन तमाम चीजों पर बहुत सारी बातें होंगी, विपक्ष किस तरह से देखता है, लेकिन एक्सपर्ट्स की राय एक बार और ले लेते हैं। सर, किस तरह से कहेंगे लूथरा साहब, बजट क्या कुछ इसमें रहा, कैसा ये बजट रहा, कितना फायदा होने वाला है जनता को, और क्या कुछ सोचकर इस बजट में चीजें सामने रखी गई? देखिए, जहाँ तक वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है हरियाणा का, तो जैसे लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि ये इलेक्शन बजट होने की वजह से लोक लुभावना बजट होगा, कर्मचारियों को एचआरए की जैसे उम्मीद थी, 7th पे कमीशन में जो अनॉमलीज चल रही थी उसमें कोई वो साइलेंट रहे। फिर रिटायरमेंट का भी आ रहा था कि रिटायरमेंट की एज बढ़ाएंगे, वो भी था। बाकी जो पेट्रोल वगैरह का था, जो हरियाणा में और यूटी में या पंजाब में डिफरेंस है, उसका है। तो मोर ओवर ये जो बजट के अंदर जो उन्होंने दिए हैं, वो उसके लिए मैं इसका उनका अति भारी रहूँगा कि इन्होंने जो ऑलरेडी स्कीम्स चल रही थी, स्कीम्स के अंदर जिस डिपार्टमेंट को वैसे तो एज पर रूल है 10% इंक्रीज हर साल करते ही करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट इन्होंने जैसे खेल बजट में खेल डिपार्टमेंट को उनको रिक्वायर्ड था तो 13% कर दिया, किसी में 7% कर दिया, किसी में 8% कर दिया। तो एक्सपर्ट्स ने देखते हुए वो रूटीन में कर दिया। बाकी कोई लोक लुभावना बजट या आम आदमी को कोई ऐसा इसमें बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा था, कांग्रेस किस तरह से देखती है इस बजट को, कौशिक साहब? क्योंकि बजट को
एक्सपर्ट कह रहे हैं कि लोक लुभावना नहीं है, चुनाव नजदीक है, लेकिन फिर भी सरकार ने इसको लोक लुभावना बजट नहीं बनाया। देखिए, जो आज बजट पेश किया है और अभी बजट के बाद वित्त मंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि ये इस बजट में प्रदेश के लोगों को, विशेषकर किसान को, बेरोजगार को, आम आदमी को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बजट जो है जनता के अनुरूप, भावनाओं के अनुरूप नहीं है। जब सरकार आई थी, सरकार ने पेट्रोल पे, डीजल पे कितनी बार एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी की थी, और आज आप देखिए, आपके चंडीगढ़ में और हरियाणा में, पंचकूला में 3 रुपए का फर्क है डीजल में, पेट्रोल में। और इसी प्रकार से इन्होंने किसान के गन्ने के भाव की बात करी, अब तक भी पिछले वर्ष का बकाया नहीं मिला। आज भी हरियाणा में 750 करोड़ रुपए किसानों के गन्ने के बकाया हैं। देश में 35,000 करोड़ से ज़्यादा गन्ने का बकाया हो चुका है। किसान के पैसे दे नहीं रहे हैं, और किसानों को गुमराह करने के लिए 21 गन्ने के दाम प्रति क्विंटल रेट बढ़ा दिया है और 16 रुपये प्रति क्विंटल सब्सिडी दी गई है। ये किस तरह देखते हैं आप? देखिए, ये सब्सिडी कब दी जाएगी? पिछले साल का भुगतान नहीं हुआ, कोई प्रावधान नहीं किया, किस हेड से पैसे आएंगे? आज जो आपको बताना चाहता हूं मैं, ये जो आज किसानों को खाते में 2-2 हज़ार रुपये 5 एकड़ से कम के में डाले जा रहे हैं, ये बड़ी शर्मनाक बात है। जो 18-19 की सब्सिडी थी उसको विड्रा कर लिया गया है, किसानों को सब्सिडी बंद कर दी गई है। जो हजारों करोड़ सब्सिडी होती थी, उसी सब्सिडी को काट के उससे छोटे किसानों को दिया जा रहा है। ये सरकार जुमलेबाजी की सरकार है। मैं इसको बजट नहीं मानता, मैं इसको लिपापोती मानता हूँ, और इनके दिन जाने के आ चुके हैं। इस बजट से दिन जाने के आ गए। टू द एक्सटेंट ऑफ दैट पब्लिक मनी तुलना में लगभग 15% बढ़ कर के आया है। इस बार का बजट 1,32,000 करोड़ रुपए का, जो आज तक का हाईएस्ट बजट है। और मैं समझता हूं जो 5 वर्ष पहले 2014-15 का जो पिछली सरकार का अंतिम बजट था, उससे डबल से भी ज़्यादा है। अभी खाका स्कीमें बनेंगी, आपको बताएंगे। तो बजट बहुत अच्छा है, सरकार कहती है बजट में कुछ नहीं है, लीपापोती है विपक्ष। ये सरकार का आखिरी बजट है, आखिरी साल है। इसके बाद 100% मान के चलो ये सत्ता से बाहर हो जाएगी। बजट में तो केवल लीपापोती है। अगर बजट में कुछ होता तो स्पीकर अपनी सीट छोड़ करके नहीं जाते। केवल और केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए एक किताब पढ़ी गई है। अभी जाकर के इसका आकलन करूंगा, देखूंगा कि किस किस मद में कितना कितना पैसा कम किया गया है और किस किस मद में इन्होंने बढ़ा करके कैसे इसको गोलमाल करके दिखाया है। 100 करोड़ रुपए जो SYL के लिए रखे हैं, तो उसको क्या करेंगे? SYL के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान रख दिया। नहर के निर्माण का कहीं जिक्र नहीं है, कहीं चर्चा नहीं है, कहीं सरकार की तरफ से आश्वासन नहीं है। कल फिर पूछूंगा कि 100 करोड़ किस लिए रखे, बताएं। अभिमन्यु का रूढ़ा साहब का इकट्ठा करवा दो ना। सर आइए। तो विपक्ष का ये कहना है, अभय चौटाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ कह रहे हैं, वो भी सुन लेते हैं। जो शुरू से नीति लेके चले थे उसी नीति पे चले हैं, चाणक की नीति पे चले हैं। कर्जा लो, घी पियो, मरने के बाद कोई नहीं लेगा। कितने नंबर देंगे सर बजट में है ही कि नहीं, किसके लिए है? कोई कर्जा ही बढ़ाने का काम किया है भाई। इनको चाहिए कर्जा घटाएं। अब हर एक बार साल कर्जा बढ़ाते ही रहेंगे, कर्जा लेते ही रहेंगे और घी पीते ही रहेंगे, तो क्या होगा हरियाणा का? क्या हो सकता है सर? अच्छा, तो आप देखो जो इन्होंने दिया है बजट, कर्जा बढ़ा की तरफ घटाने का काम नहीं किया। GSPD बढ़ी है, उसके हिसाब से कर्जा बढ़ा दिया इन्होंने, और फिर कहते हैं हम विद इन नॉर्म्स हैं। विद इन नॉर्म्स का क्या मतलब हुआ है? तो कोई ऐसा कोई बजट में प्रावधान नहीं है जो प्रशंसनीय हो, जो जनहित का हो। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुताबिक बजट में कोई ऐसी बात नहीं जिसकी तारीफ की जाए।
विपक्ष के नेता अभय चौटाला के मुताबिक बजट में लीपापोती की गई है 100% ये बजट। हम तो ये सोच रहे थे कि सरकार का ये अंतिम बजट है तो बड़ा ही लोक लुभावना होगा। बड़े जो वायदे किए थे 15 लाख का जो खातों का तो जिक्र किया गया, 15 लाख रुपए आएंगे, पंजाब के समान वेतनमान मिलेगा और 58 से 60 साल की उम्र की बात की गई थी और शिक्षा के नाम पर कोई बहुत ज़्यादा शिक्षा हो। देखिए किसी भी स्टेट का बजट जो है उसके सोशल वेलफेयर, सोशल जस्टिस जो एक्टिविटीज़ हैं उस पर देखा जाता है, तो उसका एलोकेशन भी काफ़ी ज़्यादा कम किया गया है। तो मैं नहीं समझती कि बहुत अच्छा बजट है। और दूसरा बहुत सारी चीज़ें, अब इन्होंने 10% इकोनॉमिक रिजर्वेशन की बात कही, वो तो पहले से हमारी सरकार के समय में भी हमने दे रखा था। और बहुत सारी चीज़ें जो केवल महामहिम राज्यपाल के महोदय में उसका उल्लेख था, उनको दोबारा रिपीट किया गया। बहुत सारी योजनाएं जैसे भिंडावास की बात है, वो तो हमारे समय में बजट, अच्छा बहुत सारी चीज़ों का उल्लेख किया गया, कोई उनके लिए सेपरेट बजट नहीं दिया गया। मैं समझती हूँ बहुत। तो ये बातें आपने सुनी और यहाँ पर तमाम प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं। सैनी साहब, क्या रहा बजट में? 100% क्यों खराब है बजट? देखिए, पिछले 2014-15 से लेके जब सरकार आई थी भाजपा सरकार, अब तक हर साल जो रेवेन्यू रिसीट का जो एस्टीमेट ये देते रहे हैं, वो उसमें हर साल 10% के आसपास की इंक्रीज रही है। बट एक्चुअल आंकड़ों पर आए तो हर बार घटा है। और अब की बार इन्होंने 1,32,000 की प्रोविजनिंग दी है बजट एस्टीमेट की, क्योंकि लास्ट बजट था, लोक लुभावन वाली बात थी। और लोक लुभावन है बजट? बिल्कुल है, क्यों नहीं। ये लोक लुभावन इसलिए है, 1,32,000 कैसे जुटाया जाएगा उसका कोई जिक्र नहीं, क्योंकि तो आगे आएगा। एक्चुअल क्या आएंगे, क्योंकि जब ये होंगे नहीं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो इन्होंने प्रोविजनिंग दिखाई है, वो पूरा का पूरा मतलब जो है ना 5% की इंक्रीज थी पिछले 4 सालों में, और अब की बार 28% की इंक्रीज है। ये कैसे इसकी प्रोविजनिंग होगी? खाली लोन लेंगे, लोन वाली बात है, लोन का एक जिक्र है, और लोन कहाँ से आएगा, कैसे होगा, उसका भी कोई जिक्र नहीं। ये एक तरह से ये उसका जो साइज जो बढ़ा के दिखाया गया, इससे ये लगता है कि बहुत ज़्यादा सरकार बहुत प्रोग्रेसिव मोड में आ गई है। और इनका जो रेवेन्यू का रिसीट है, जो इनकी जो स्पीड थी, पिछले दिसंबर तक तो ये 40% पीछे चल रहे थे, चाहे वो रेवेन्यू रिसीट की मामली थी, चाहे वो नॉन टैक्स रेवेन्यू था, चाहे वो जीएसटी का था। 40% डाउन थे। 59 एक में था, एक में 60 था। और नॉन टैक्स रेवेन्यू तो खाली 44% पे था, और एक्सपेंडिचर भी 55% पे था। अब एकदम से जो ये प्रोजेक्शन दिए हैं, वो अपने आप में 30%, 28% फालतू दिए। इसी तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर में, इसी तरह रेवेन्यू जो टोटल बजट जो साइज। कितने नंबर हैं आपके मुताबिक? 00 मत देना। मेरे मुताबिक इसमें अगर नंबर देने की बात करें कि अभय चौटाला 00 दे चुके हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये नेगेटिव रिग्रेशन है इसमें, क्योंकि सिर्फ एक प्रोजेक्शन की गई है। लेकिन इसकी पुराना इनका रिकॉर्ड देखें, जिस प्रकार से हर साल का बजट आता था, उसमें वो खरा नहीं उतरेगा किसी तरह के। ये पॉइंट है। नीलम जी, आपके पास आऊंगा। नैन साहब, नई पार्टी के प्रवक्ता नैन साहब, कैसा रहा बजट हरियाणा सरकार का, बीजेपी सरकार का, फिलहाल का आखिरी बजट? आगे का मुझे नहीं मालूम। देखिए, बिल्कुल मैं ये समझूंगा कि भी ये बजट बिल्कुल लोक लुभावना बजट है, क्योंकि जो उम्मीद थी, किसान वर्ग को उम्मीद थी, छात्र वर्ग को उम्मीद थी, युवा वर्ग को उम्मीद थी, और व्यापारी वर्ग को उम्मीद थी। किसी भी, चाहे आप व्यापारी वर्ग ले लीजिए, चाहे छात्र वर्ग ले लीजिए, किसी को दिया क्या है? आज ये बात करते हैं। अभी मैंने सुना कि छात्राओं के लिए 9वीं से 12वीं तक बसें देंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं वित्त मंत्री जी से कि आप कौन सी बसें देंगे, कहां से लाके देंगे? पिछले बजट में आपने 1000 बसों का प्रावधान रखा था, वो कहां पे हैं आपकी 1000 बसें? और आपकी 300 बसें, अगले बजट में आपने 300 बसें लाने की बात करी थी, 70 बस आपकी आई, 300 बसें कंडम हो चुकी हैं। तो आप कहां से बसें देंगे? कैसी कैसी बात कर रहे हैं? मैं ये समझता हूं कि हरियाणा प्रदेश को 4-4.5 साल में, अब 5 ही समझ लो, 6 महीने रह गए, इतना कर्जे में डुबो दिया है। ऑन एवरेज 1600 करोड़ हर महीने लोन। कर्जा तो सारी सरकारें लेती हैं। मैं बताता हूँ इन्होंने क्या कसर छुपी। ये सारी सरकारें कर्जा लेती हैं, तो इन्होंने रुपया कहाँ इकट्ठा किया है? ये बताएं, हिसाब दें हरियाणा प्रदेश को कि इन्होंने तेल में इतना पैसा खाया है, इन्होंने जीएसटी में इतना पैसा खाया है, तो वो पैसा गया कहाँ खाया? फिर भी इतना लोन, 1 साल के अंदर 20,000 करोड़ लोन बहुत ज्यादा होता है। कुछ नंबर देंगे? कुछ बिल्कुल कोई नंबर नहीं। नंबर ही नहीं दे रहे। नीलम चौधरी जी नंबर ही नहीं दे रहे। आपने बाकी सबको सुना, अभय चौटाला साहब को सुना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को सुना, उन्होंने कहा कि कर्जा बढ़ा रहे हैं, घी पी रहे हैं। अभय साहब ने कहा कि 100% बजट है, गुमराह कर रहे हैं। अभी जाकर देखूंगा क्या क्या कराया उन्होंने जी। आप देखिए, वो 2 घंटे का बजट था, उन्होंने उसमें कुछ भी एस्टीमेट नहीं कहा कि घर जाके देखेंगे तो वो रिवाइज करेंगे। वो अभय चौटाला जी का अपना एक अंदाज है अपनी बात करने। नहीं, अभी यहाँ पर वो बाहर थे कहीं पर।
जी हाँ, तो हम आते हैं अपने बजट पे। पहली बात तो ये कि हरियाणा को द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट बनाने के लिए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का ये 5वां बजट एक बेहतरीन कोशिश थी, जिसमें उन्होंने शुरुआत में ही शामिल किया था कि हरियाणा का बजट जो है वो जीडीपी नेशनल जीडीपी से भी ज़्यादा है, तो ये एक अचीवमेंट है। और दूसरा एक जो मेजर उन्होंने प्रोविज़न रखा 1500 करोड़ रुपये का, जिसका कि बाद में मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि जल्द ही उसकी कुछ ना कुछ जो घोषणाएँ होंगी, क्योंकि उसके जो चेयरमैन है हमारे अध्यक्ष बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला जी, उन्होंने वो रिपोर्ट दे भी दी है और जल्द ही हमारे किसान भाई बहनों के लिए अच्छी से अच्छी बेहतरीन योजनाएं जो है हमारे मुख्यमंत्री जी उसकी घोषणा भी करेंगे। उसका ऑलरेडी प्रोविजन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कर दिया है। एक और जो चीज़ बार बार कह रहे हैं कि लोन की, अब कोई भी जो स्टेट गवर्नमेंट है, इवन ये इंटरनेशनल लेवल पे भी एक रूल है कि आप जीडीपी का 25% तक आप लोन ले सकते हैं, और हमने तो 26,000 करोड़ डिस्कॉम कंपनीज का अपने सिर लिया था और वो भी हमने चुकाया। अगर वो ना होता तो हमारा तो ये लोन की परसेंटेज सिर्फ 16-17% तक रहती। तो लोन लेना एक डेवलप स्टेट का एक पहचान होती है, वो हमने किया है। उसके बाद आप देखिए एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कौशल विकास। कौशल विकास का जो हमने जो बजट है वो 24% ज़्यादा किया है, जो बहुत ज़रूरी है हरियाणा को इंडस्ट्रियलाइज स्टेट बनाने के लिए। और उसके अलावा नू का जो डेंटल कॉलेज है, गुरुग्राम का मेडिकल कॉलेज है। एक सवाल चलो हम बात करेंगे जो 9वीं से 12वीं क्लास की लड़कियों के लिए बसें, मतलब कब करेंगे? ये तो हो जानी चाहिए थी पहले ये चीज़ें तो। जी देखिए 5 साल पहले या 4 साल पहले हो जानी चाहिए थी। नहीं, ये लगातार चल भी रही हैं और उन योजनाओं को इंक्रीज किया जाता है। आपने देखा फाइनेंस मिनिस्टर ने हमारी जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उन सबको मेंशन किया, वो सब कंटिन्यूड है। इन एडिशन वो जो प्रोविजन कर रहे हैं वो भी बता रहे हैं। 100 करोड़ रुपए SYL के लिए, कहाँ है SYL? पैसा तो आ रहा है, SYL नजर नहीं आती। जी देखिए SYL आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे फेवर में इसका डिसीजन भी लिया है और बातचीत से ये जल्द से जल्द बन भी जाएगी। हरियाणा का पोर्शन तो ऑलरेडी बना हुआ, थोड़ा सा है जो पंजाब का रहता है, लेकिन इसका हल जल्द निकलेगा। जी SYL बनने वाली है, आप लोग कुदाल लेकर चले जाते हैं, सरकार काम कर रही है। ये सिर्फ ये बजट का जो प्रोविजनिंग दिखाई है ये दिखाने के लिए सिंसियरिटी, जब 2 साल से ज्यादा का पीरियड हो गया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, इंतजार किसकी कर रही है? मेरे को इस बात का जवाब दे दें, इंतजार किस बात का हो रहा है? 2.25 साल हो गए और बजट खाली प्रोविजन करने से वो नहर थोड़ा बन जाएगी, नहर बनवानी थी। ये कैसे बनेगी? जाना पड़ेगा कुदाल लेकर वहां पर। कुदाल लेकर तो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को उनके दूसरी पार्टी के साथ बातचीत करके मौके पे सेंट्रल एजेंसी को काम दे के काम करवाना चाहिए था। अब तक तो कुछ किया नहीं खाली। जी कौशिक साहब, सरकार कितनी फिक्रमंद है SYL को लेकर, तमाम चीजों को लेकर? देखिए सरकार का इसी बात से अंदाजा लग जाता है कि 100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है SYL का। मैं सरकार के वित्त मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या 100 करोड़ उनकी नीयत बनाने की नहीं है? क्या 100 करोड़ में बन जाएगी SYL? 100 करोड़ में 3-4 पुल भी नहीं बनते, जबकि उसमें कई सैकड़ों पुल बनने हैं। सरकार जो है, मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, सरकार की नीयत और नीति दोनों खोटी हैं, जन विरोधी हैं। आज प्रदेश में लूट बिछी हुई है, आज प्रदेश में हजारों करोड़ रुपए की चोरी हो रही है हर रोज, माइनिंग में, ओवरलोडिंग में, सड़कें टूट चुकी हैं, लाखों लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो चुके हैं, लेकिन सरकार सोई हुई है। सरकार केवल लीपापोती करने पर लगी हुई है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हरियाणा प्रदेश की जनता बहुत सजग व समझदार है, इनको बदला चुकाएगी। बहुत सजग और समझदार है और बहुत सारी पार्टियां चुनाव के मैदान में, जेजेपी भी है, आप ही को क्यों सुनेंगे? जेजेपी भी तो है। जी देखिए SYL पे 100 करोड़ की बात सरकार करती है। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि आपने 100 करोड़ पिछले बजट में भी रखे थे SYL के लिए, वो 100 करोड़ आपने कहां लगाए हैं? अब फिर आपने 100 करोड़ दिखा दिए, अगली बार फिर सोच रहे होंगे हम दिखा देंगे, लेकिन उम्मीद है कि अगली बार आएंगे आपको। जी नहीं देगी। मैं यही कहना चाहता हूं कि जनता अगली बार आपको मौका नहीं देगी। मैं आपके पास 6 महीने का टाइम है, हम आपके साथ, आप सभी दल आपके साथ लगेंगे। अगर आप SYL का पानी लेके आ सकते 6 महीने के अंदर। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये बात जुबान से बड़ी आसानी से निकल जाती है। दिलबाग नैन साहब की सभी साथ चलेंगे। मालूम है कि हरियाणा में जिसने भी बनवा दी SYL, फिर पता नहीं कब तक सरकार चलती रहेगी उसकी। नहीं, SYL का पानी लेके आए, SYL तो बनी हुई है। SYL में कितने पेंडिंग पड़ी हुई है? SYL में कब पानी लेके आए? पाकिस्तान का पानी रोकने की बात तो कर दी है, मैं स्वागत करता हूं इनका पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए, लेकिन उस पानी को हरियाणा के अंदर लाने का काम करे सरकार। जी गर्ग साहब, सबसे अहम बात क्या है? प्रदेश के अंदर बेरोजगारी। सरकार कहती है हम बेरोजगारी खत्म करेंगे। वृद्धि हुई है रोजगार में, सरकार कह रही है ख्याल रखा जा रहा है। ख्याल रखा जा रहा है। ख्याल कहे रखेंगे? ख्याल जब ही रखेंगे ना जब लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार सरकार अपने दम पर नहीं दे सकती।
पहले हरियाणा के अंदर गांव स्तर के ऊपर छोटे छोटे उद्योग हुआ करते। गांवों के अंदर नमकीन का सामान, कूलर, पंखे, दरी, पापड़ी, हर सामान, साबुन, तेल गांवों में बनता था। लाखों हमारे युवा बेरोजगार उसमें काम करते थे। उद्योग करना बड़ा आसान हो गया है। वित्त मंत्री ने कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, काफी नाम कमाया हरियाणा ने इस मामले में। हरियाणा ने नाम करवाया है सिर्फ भ्रष्टाचार के अंदर, हरियाणा ने नाम कमाया है बेरोजगारी बढ़ाने के अंदर। मैं पूछना चाहता हूं 80-85% छोटे छोटे जो गांवों में उद्योग थे सब बंद हो चुके। जहां आप नहर के पानी की बात करते हो, यह हरियाणा कृषि उपज प्रदेश है। यहाँ पर लगभग जितनी भी कृषि उपज मिले हैं सब टोटे में चल रही, नुकसान में चल रही है। 80% गवार की मिले हरियाणा में बंद हो गए, पलायन हो चुकी है। 80% दाल मिले बंद हो चुकी है। और जितनी भी कृषि उपज मिले हैं, राइस मिल है, ये सब नुकसान में। उद्योग के मामले में मैं पूछना चाहूंगा वित्त मंत्री जी से कि हरियाणा के अंदर कितने उद्योग आए हैं, जिसकी आप बार बार उद्योग की बात करते हैं। कितने उद्योग आए, बताएं कितने उद्योग आए। जी, प्रवक्ता है बीजेपी की नीलम चौधरी जी, बात तो कर दी जाती है ये किया वो किया, उद्योग आए, कितने आए, गिना भी दीजिए कुछ। जी देखिए, जो हमारी नई उद्योग नीति है जिसमें कि जानते हैं कि बहुत सारे MOU साइन भी हुए हैं और इन्वेस्टमेंट भी हुई है और इसमें तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा के रोजगार भी मिले हैं। और अभी हमने जनवरी में ही एक नया मेगा रोजगार मेला लगाया भी है करनाल से, जिसकी एक शुरुआत की गई है। और ये जो इन्वेस्टमेंट है, देखिए हमारा जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें इंडिया में कितना अच्छा रैंक है, पहले नंबर पर है। और हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटीज़ हैं वो किसी भी स्टेट से सबसे ज़्यादा बेहतर हैं। ये सारी चीज़ें जब हमारा हरियाणा प्रोवाइड करता है तो नेचुरली जो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज हमारी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं और वही हमारा सेंट्रल टारगेट है, इंडस्ट्री रिवोल्यूशन। जी कौशिक साहब बताइए, सुना आपने नीलम जी को। नीलम जी की बात से मैं सहमति नहीं रखता। जो बजरंग दास गर्ग जी ने कहा उद्योगों के बारे में, मैं तो नीलम जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब हरियाणा के अंदर से 2014 में कांग्रेस की सरकार गई थी और भाजपा की सरकार आई थी, उस समय लगभग 70,000 करोड़ का कर्जा था, जबकि कांग्रेस सरकार ने इस प्रदेश में 5 थर्मल लगाए। कांग्रेस सरकार ने कितना विकास किया इस प्रदेश के अंदर, मैं पूछना चाहता हूँ। 1,10,000 करोड़ का कर्जा 4.5 साल में लेके उसका सूची बता दें, उसने क्या किया। सर, जो कर्जे की बात आ रही है, कर्जे की जो बात आ रही है, कितना कर्जा क्यों, क्या बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है? जाहिर सी बात है लेना पड़ता है, सब सरकारें लेती हैं, क्या इस सरकार ने कुछ ज्यादा ही ले लिया है? देखिए ऐसे है कि कोई भी काम, कोई भी इंडस्ट्री, चाहे मैं खुद का मकान बनाना चाहता हूँ या इंडस्ट्री लगाना चाहता हूँ, तो अपने फाइनेंशियल सोर्स तो कम ही होते हैं। तो उसको प्रॉपर बनाने के लिए तो सरकारें कर्ज लेती ही हैं। और नाबार्ड के प्रोजेक्ट्स इन्होंने इस बजट के अंदर दिखाए हैं, तो आई थिंक मेरे ख्याल कौशिक साहब ने देखा नहीं होगा, 6-7 तो हैं नाबार्ड के साथ। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जैसे पैसा आता है तो उसमें क्या दिक्कत है, जो एक और जो मेन वो है लोन्स की आपस में, जैसे हमारे कई रेवेन्यू जनरेटेड डिपार्टमेंट हैं जिसमें बिजली बोर्ड आता है, एक्साइज आता है, हुड्डा अब थोड़ा सा उसमें चल रहा है, कई पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, तो आपस में एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में एडजस्टमेंट हो जाती है लोन्स की, तो ऐसा कोई इशू नहीं है ये। तो लोन्स तो सबके पंजाब में कैसे देखो क्या स्थिति है। कौशिक साहब एक लाइन में, क्योंकि फिर मुझे ब्रेक पर जाना, फिर ब्रेक के बाद और सभी लोगों के पास जो अभी भाई साहब ने बताया है, मैं इनकी बात से सहमति रखता हूं, लेकिन मैं एक बात पूछता हूं, सरकार ने कर्जा लेने के स्थान पे जो चोरी हो रहे हैं, जो ड्यूटी, जो हमारी जो आमदन है उसको लोग लूट रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए था। कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है और बजट से बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी सरकार, और सरकार ये कह रही है कि हमने उम्मीदों से ज्यादा दिया है जनता को। अभय चौटाला ने कहा कि 100% बजट गुमराह करने वाला है, घर जाकर देखूंगा क्या क्या किया इन्होंने। अभय चौटाला ने कहा कि कर्जा लेकर घी पी रहे हैं। सरकार ने कहा कि सबका साथ सबका विकास पर और उस नीति पर हम आगे चल रहे हैं। तमाम तरह के सवाल हैं, लेकिन उद्योगों की अगर बात की जाए, सर आप लोग नजर रखते हैं इन चीजों पर, हरियाणा को उद्योगों के मामले में किस तरह से देखते हैं आप, हरियाणा को नौकरी के मामले में किस तरह से देखते हैं आप? बहुत सारी बातों का जिक्र किया गया बजट में आज इन तमाम चीजों को लेकर। देखिए उद्योगों के मामले में कितना फर्क आया इन 4-5 साल के अंदर? 4-5 साल में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आता है। एक जो ओवरऑल ग्रोथ हो रही है पूरी इकॉनमी में, उसका असर नज़र आ रहा है।
पर ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि लगे कि सरकार की नीतियों की वजह से कोई स्पेशल एक्स्ट्रा ग्रोथ हुई है स्टेट में। मैम, एक्सपर्ट को ऐसा लगता है, मैंने किसी पॉलिटिकल व्यक्ति से नहीं पूछा। जी देखिए, जो ग्रोथ है वो ऑल इंक्लूसिव है। आप किसी एक चीज़ के सहारे बहुत राइज नहीं कर सकते, हमें हर सेक्टर को उसमें कम्पिटिटिव लेवल पे लाना पड़ता है। जैसे आप देखें कि हमारे एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, लेकिन एग्रीकल्चर को इंडस्ट्रीज़ के साथ जोड़ के जो एग्रो प्रोडक्ट्स हैं उनसे बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का जो लगाया जाना है। बातें ऐसा लगता है सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ज़मीनी हकीकत क्या होती है? जी, आपकी बात सही है, बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है क्योंकि अभी तक ये हमारे कल्चर में इम्बाइब नहीं हुई है। हम एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी डिजिटलाइजेशन के साथ एग्रीकल्चर को भी मॉडर्नाइज कर रहे हैं और जो मार्केटिंग सेक्टर है उसको भी कर रहे हैं। हम अभी तक उसकी हैबिट में नहीं थे, लेकिन वो चीज़ें धीरे धीरे हमारी लाइफ में आ रही हैं। एक जेस्टेशन पीरियड होता है हर एक योजना का, जब वो धीरे धीरे उसके हम यूज टू हो जाते हैं। आप एक देखिए, एक और चीज़ जैसे जैसे भावांतर योजना है, हमने उसको जिनका रजिस्ट्रेशन होता है उसको उनका बेनिफिट भी होता है। शुरुआत में सबको ये लग रहा था कि रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा। इस बार भी भावांतर योजना के तहत जो है 15,000 से ज़्यादा किसान रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। तो धीरे धीरे हम लोग भी उस यूज टू में आ रहे हैं और हम इसीलिए हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हम हरियाणा को द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट ऑफ द कंट्री बनाना चाहते हैं और हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। हरियाणा को सबसे बेहतरीन स्टेट पूरे कंट्री में बनाया जाएगा, अर्थव्यवस्था के मामले में सबसे ऊपर रखा जाएगा और उस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। चीजों में सुधार हो रहा है। जो कल्चर था ना पिछली सरकारों की वजह से खराब हुआ था, अब उसमें सुधार कर रही है बीजेपी सरकार। नीलम जी ऐसे ही कुछ कह रही थी। जी देखिए, जो भाजपा की हमेशा से ये नीति रही है, दिखावा करने में माहिर हैं ये। अभी ये देखिए 2016 में हरियाणा हैपनिंग के नाम से इन्होंने इन्वेस्टमेंट इनवाइट किए थे और MOU साइन हुए 6.5 लाख करोड़ के, और बड़ी उसको कई महीनों तक पीटा इन्होंने, भाई इतने एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, इतने उद्योग लगेंगे, ये लगेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात, कोई भी गवर्नेंस का सबसे बेस्ट मॉडल यही होता है, जो हम सारा कुछ करते हैं उसमें लोगों को क्या मिला। सबसे बड़ी बात उसका मापदंड क्या है, बेंचमार्क कहाँ से स्टार्ट होता है। अनएम्प्लॉयमेंट की जो पोजीशन है वो इम्प्रूव हो, नए जो यूथ है उनको रोजगार मिले। जो आज अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है, वर्स्ट सिचुएशन है आज की डेट में। नए ये जो पोस्टों का जिक्र करते हैं ना, जो सरकारी पारदर्शी तरीके से ईमानदारी के साथ बताता हूँ, ये जो जिस तरह का ढोंगबाजी चल रही है ना, ये सारा कुछ दिखावा मात्रा। मैं एक बात आपको बता दूं, ये सिर्फ वैकेंसी जो ये रूटीन का काम है, इससे ज़्यादा इसका कुछ नहीं है। नई सर्जन करना, नए रोजगार के अवसर सर्जन करना, वो तब होगा जब FDI आएगी। और FDI जब आएगी तब यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होगी। हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आज महिलाओं की जो बात करते हैं, जितना महिलाओं का जो करते हैं, जो नारी का जितना भी इन्होंने वो किया है, बड़ा के लिए सम्मान और ये कराओ, लेकिन हुआ क्या है। देखिए 50% के लगभग इसमें रेप और गैंग रेप में इजाफा हुआ है, और महिलाओं के विरुद्ध जो अत्याचार हैं उसमें कोई 30-35% इंक्रीज हुई है। SC ST का इंक्रीज भी 30-35% इंक्रीज है, और दूसरे इंडिकेटर हैं। पॉइंट अब इसको आगे बढ़ाता हूं मैं, क्योंकि कानून व्यवस्था हर चीज के लिए बहुत जरूरी होती है और व्यापार के लिए भी। बेखौफ होकर व्यापार कर रहे हैं हरियाणा के लोग और प्रदेश की तरक्की हो रही है। हर प्रदेश की तरक्की लाइन ऑर्डर पर टिकी हुई है। आज प्रदेश के अंदर लाइन ऑर्डर की स्थिति, जैसे सैनी साहब ने कहा, बिल्कुल खराब है। कोई भी पड़ोसी राज्य का उद्योगपति हरियाणा में उद्योग लगाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से आप देख रहे हो हर रोज लूटपाट, डकैती, अपहरण, ये तो सभी वक्त में होता है ना। ये तो आंकड़े देख लीजिए, नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े हैं, और क्राइम के अंदर नंबर 1 कोई है तो हरियाणा प्रदेश का नंबर 1 आया। मतलब यूपी बिहार से बदतर स्थिति। डूइंग बिजनेस में तीसरे नंबर पर है हरियाणा। कोई बिल्कुल नहीं, कम से कम या 24वें नंबर पर हरियाणा है बिजनेस के ऊपर, उद्योग के अंदर। जहां अर्थव्यवस्था की स्थिति आपने बताई, हमारी बहन जी ने बताई, अर्थव्यवस्था की स्थिति बिल्कुल खराब है। कर्जे के अंदर आम जनता का ऊपर, कर्जे का ऊपर बोझ पे बोझ डाला जा रहा है। सरकार कर क्या रही है? सरकार ने ना तो कोई जनता के हित में काम किया। 1986 के अंदर 1 करोड़ जनता हरियाणा में हुआ करती। उस टाइम 4 लाख सरकारी कर्मचारी सरकारी दफ्तरों में नौकरी किया करते। आज देखिए 3 करोड़ जनता है, मगर कर्मचारी बढ़ने के बजाय 3.5 लाख कर्मचारी, यानी कि 12 लाख कर्मचारी सरकारी होने चाहिए थे। सरकारी आंकड़े के हिसाब से 8.5 लाख सरकारी कर्मचारी कम है। कहां से आप रोजगार दोगे बताओ? अच्छा,
कौशिक साहब, एक जिस तरह से बजट हुआ, ये क्या एक आदत होती है हमारे यहाँ पर देश की राजनीति में कि कोई भी सरकार हो, जब आपकी सरकार थी तो जो लोग विपक्ष में तो उनको कमी नजर आती थी, अब आप लोग विपक्ष में तो आपको कमी नजर आती है, या फिर कुछ अच्छा लगा, कुछ तो अच्छा लगा इस बजट में आपको? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। विपक्ष का काम ये है कि वो सत्ता पक्ष को ठीक रखे, उसको हवा में न उड़ने दे। लेकिन मैं बजरंग दास गर्ग जी के बात से बड़ा सहमति प्रकट करता हूँ कि जिस हिसाब से देश की जनसंख्या, प्रदेश की जनसंख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से प्रदेश में विकास नहीं हुआ। सरकार ने विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। 4.5 साल में सरकार ने 2-3 बातों में बड़ा जोर दिया। समाज को तोड़ने का काम किया, दंगे कराए, चाहे वो जाट आंदोलन हो, चाहे बाबा राम रहीम का आंदोलन हो, उसमें भी बहुत लोग मरे हैं, सैकड़ों लोग मरे हैं, हजारों करोड़ की संपत्ति नष्ट हुई है। लेकिन वो तो भूल चुके हैं ना लोग। नहीं, कोई लोग नहीं भूलते। दूसरी बात, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इनकी विकास का पैमाना यही है। अगर आज रोजगार मिलते तो एमटेक, पीएचडी, एमएससी, एमए, बीए, पीएन नहीं लगते। आज देश में, मैं पूछना चाहता हूँ, कहते हैं हमें 18,000 भर्तियां करी हैं डी क्लास की। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर पीएचडी वाला माली का काम करेगा, अगर पीएचडी वाला पानी पिलाने का काम करेगा, यदि एमए वाला पीएन का काम करेगा, सेवादार का काम करेगा, जो सेवादार लगने योग्य लोग हैं वो कहाँ जाएंगे?